एक बार जोरदार तालियां नीरज सिंह जी के लिए जो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, पॉलिटिशियन एंड चेयरमैन यंग लीडर्स फोरम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विच इज फिक्की उत्तर प्रदेश। पहला सवाल सर, क्योंकि अभी अभी आपके इंट्रोडक्शन में जिस चीज का जिक्र हुआ, अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन जो इस बार भी आप करने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसके बारे में कुछ मुझे बताइए और इससे आपकी उम्मीदें क्या होती हैं और इसके जरिए आपने पूरा क्या किया है। लखनऊ मतलब अटल और अटल मतलब लखनऊ। जिस प्रकार से अटल जी की इस लखनऊ को लेकर एक अवधारणा थी कि लखनऊ एक स्वस्थ और सुंदर लखनऊ बने, उसी परिकल्पना को पूरी करने के लिए यह अटल स्वास्थ्य मेला हम उनको श्रद्धांजलि के रूप में उनके हर जयंती पर मनाने का काम करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से, दिव्यांग मंत्रालय के माध्यम से और जो भी एनजीओज हैं उनके माध्यम से सबको जोड़कर इस अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाता है। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि पिछले वर्ष जो अटल स्वास्थ्य मेला आयोजित हुआ उसमें हमें हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ और जो ओपीडी हुई 17,000 से ज्यादा ऐसे गरीब वंचित लोगों को वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हुई और वहां पर कहिए तो सभी स्वास्थ्य सुविधाएं, विकलांगों के लिए मोटर बाइक, उनके लिए ट्राईसाइकिल्स, आर्टिफिशियल लिम्स, हियरिंग एड्स और जो भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो आवश्यक होती हैं गरीब वंचित के लिए, उसकी व्यवस्था उस अटल स्वास्थ्य मेले में हम कर रहे हैं। और मुझे आपके माध्यम से सबको, लखनऊ को और उत्तर प्रदेश वासियों को बताते हुए हर्ष होता है कि हम 17 और 18 दिसंबर को पुनः यह अटल स्वास्थ्य मेला इसी लखनऊ की धरती पर कर रहे हैं और हमारे उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी हमारे बीच में यहाँ लखनऊ में होंगे और केंद्र सरकार के माध्यम से भी और राज्य सरकार के माध्यम से भी इसको एक वृहदता देने का काम हम लोग इस अटल स्वास्थ्य मेला में करेंगे। और हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करना यही इस पार्टी का मूल उद्देश्य है और यही हमारे अटल स्वास्थ्य मेला का भी मूल उद्देश्य है। आपने जो मैं कहने जा रही थी आपने वो बात कह दी, क्योंकि जिस तरीके के कामों का आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत जरूरी होता है कि लोगों के बीच उतरकर उनकी समस्याओं को समझना और उसके बाद उसके जरिए आगे के कार्यक्रम बनाना। अगर आप किसी पद पर है या आपके पास कोई जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी सोशल इंक्लिनेशन है जो समझ में आता है, कोई और ऐसे लार्ज स्केल प्रोग्राम्स हैं जिनकी प्लानिंग चल रही है या आने वाले वक्त में हम उनको होते हुए देखेंगे? देखिए, मुझे प्रसन्नता होती है बताने के लिए जिस प्रकार से अटल स्वास्थ्य मेला, जहां पर हम हर एक गरीब परिवार को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने काम करते हैं, इस वर्ष मार्च के अंदर ही जहां पर योगी आदित्यनाथ जी पुनः हमारे बीच में थे, हमने रोजगार मेला यहां पर लखनऊ की धरती पर आयोजित किया। एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और साथ ही साथ हमारे रोजगार मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हमने यहाँ एक वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया। जो टोटल जो वैकेंसीज कंपनीज ने जनरेट करी, ऑलमोस्ट 116 कंपनीज दे पार्टिसिपेटेड इन दिस। 116 कंपनीज के माध्यम से हमने 40,000 से, अभी मुकेश जी 20,000 कह रहे थे, 40,000 से ज्यादा वैकेंसीज जनरेट हुई और ज्यादा मैं कहूंगा बड़ी सफलता नहीं, पर हम 5,884 5,884 हम ऑफर लेटर्स देने में इस लखनऊ की धरती पर हम कामयाब हो सके। और साथ ही साथ मुझे पुनः बताते हुए ये आयोजन केवल एक बार के आयोजन नहीं है, हर वर्ष इस प्रकार के आयोजन हम करते जा रहे हैं। आज स्वास्थ्य मेले के बारे में मैंने जानकारी दी कि 17 और 18 दिसंबर को पुनः आयोजित किया जाएगा। उसी प्रकार से रोजगार मेला पुनः लखनऊ की धरती पर 11 और 12 जनवरी को हम आयोजित करेंगे। एक बहुत बड़ा, हर एक विकास की अगर अंतिम पायदान है तो किस प्रकार से हम युवाओं को अपने स्वावलंबी बना सके, उनको रोजगार दे सके, उसी के दिशा में यह एक हमारा प्रकल्प है, हमारा ये एक इनिशिएटिव है। बिल्कुल, और क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर बेरोजगारी का एक मुद्दा बड़ा उठाया जाता है और ऐसे में अगर रोजगार के अवसर सृजित होते हैं तो ये उत्तर प्रदेश के लिए, उम्मीदों के प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आप फिक्की यंग लीडर फोरम उत्तर प्रदेश चैप्टर के क्योंकि चेयरमैन रहे हैं, इस नाते आपको उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का जो विकास का मॉडल जो काफी चर्चा में है, आपको वो कैसा लगता है, उससे कितना प्रभावित है? योगी आदित्यनाथ जी के विकास मॉडल को समझने के लिए आपको उत्तर प्रदेश के इतिहास में भी जाना होगा। यह उत्तर प्रदेश भगवान राम की जन्मस्थली है, उत्तर प्रदेश भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। मैं
उत्तर प्रदेश या भारत में नहीं विदेशों में भी मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे बहुत ही ये दुख होता था जब लोग बहुत हे दृष्टि से देखते थे उस उत्तर प्रदेश को, कहते थे कि यहाँ पर तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, यहाँ तो माफिया राज है, यहाँ पर क्राइम बहुत होता है। यह उत्तर प्रदेश जिसने इस देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए, यह उत्तर प्रदेश जो इस देश की जीडीपी का 9% भागीदारी करता है, वह उत्तर प्रदेश के बारे में यह धारणा कहीं ना कहीं मन को बहुत ही ठेस पहुंचाती थी। आज के समय में पहले किसी भी विकास की अगर आपको नींव रखनी है तो उसकी सबसे पहली शर्त है कि लॉ एंड ऑर्डर बना होना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर यह बात सत्य है कि पूर्व के सरकारों में जो माफिया थे, जो गुंडे बदमाश, वो सफेद पोश नेताओं के साथ बैठकर एक पैरेलल सरकार चलाते थे। अब इस प्रकार के कोई भी अनैतिक समझौते हमारी सरकार नहीं कर रही है और आज इसीलिए उस उत्तर प्रदेश की धरती पर पहला इन्वेस्टर समिट हुआ तो 4000 करोड़ के एमओयू साइन हुए और जैसा अभी चर्चा हो रही थी कि 35,000 करोड़ के एमओयू इस बार हमारे इन्वेस्टर समिट में साइन हुए हैं। देश विदेश की कंपनियां यहां पर आईं और उन्होंने इस लखनऊ के अंदर अपनी आस्था व्यक्त करी, इस उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी आस्था व्यक्त करी और पूर्ववर्ती सरकारों में जो भी यहाँ के मुखिया रहे, दे एक्टेड मोर लाइक ए सीईओ ऑफ लखनऊ रादर देन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में। विकास उनका कहीं ना कहीं लखनऊ और पश्चिम क्षेत्र के कुछ शहरों तक सीमित रह गया था। आज जब विकास चलता है नोएडा तक तो वह बलिया तक पहुंचता है और आप देखेंगे कि जब इस इन्वेस्टर समिट हुआ तो पूर्वांचल में भी 10,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए, तो बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों में जहां पर कभी विकास नहीं पहुंचा था वहां एक्सप्रेसवे भी पहुंच रही है, तो साथ ही साथ 4,000 करोड़ के एमओयू भी साइन हो रहे हैं। आज यहां पर देश विदेश से हमारी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए करीबन 65 हमारे मेडिकल कॉलेजेस अलग अलग जिलों में बनाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से यह नए उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के रूप में नहीं, उत्तम प्रदेश के रूप में पूरे भारत के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए योगी जी के इस मॉडल की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। आपने अब से थोड़ी देर पहले इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया, इन्वेस्टर समिट का जिक्र किया और किसी सीईओ की बात की। वही ये कहते हैं कि इन्वेस्टर्स अब उत्तर प्रदेश में टिकना नहीं चाहते, क्योंकि आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, तो इसलिए एक राजनीतिक होने के नाते मेरा ये सवाल आपसे बनता है कि क्यों उनको ऐसा लगता है कि कोई इन्वेस्टर टिकना ही नहीं चाहता उत्तर प्रदेश में? क्या उनको होता हुआ विकास नजरअंदाज करना ज्यादा पसंद है या वो देखना नहीं चाहते? देखिए, मुझे लगता है कि आंकड़ों का उनको शायद ज्ञान ना हो, पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 14वें स्थान पर थे। आज उत्तर प्रदेश हमारा पहले स्थान पर है। लॉजिस्टिक्स ईज में हम पहले स्थान पर हैं। हम हाईवे बनाने में पहले स्थान पे हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बिल्ड में हम पहले स्थान पर हैं। हम सिंचाई आवंटन में पहले स्थान पर हैं। स्मार्ट सिटी अवार्ड फंक्शन में हमें पहला स्थान मिला। मुझे लगता है कि यह आंकड़े उनको जाकर बताने की आवश्यकता है। अगर विकास की बयार अगर देखनी है तो किसी को उत्तर प्रदेश आए। मैं अभी यूएई गया था तो मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि मैं जब वहां पर कौंसलेट जनरल ने हमें होस्ट किया और जब दुबई के शेख आए वहां पर, शेख जायद के परिवार के थे, तो जब मैंने बताया कि मैं उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता हूं तो उन्होंने ये नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश या कौन सा स्थान है, तो उन्होंने उसको रिलेट किया कि ये उत्तर प्रदेश वहीं जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल। एक अंतिम सवाल और, क्योंकि इस समय की मेरे पास बाध्यता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कहा जाता है कि उनके करिश्माई व्यक्तित्व की वजह से बीजेपी को लगातार जीत मिल रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको भी ये एक जादू नजर आता है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। राजनीति के अंदर जो विश्वसनीयता का संकट खड़ा हुआ था, उस विश्वसनीयता को पुनः स्थापित करने का उन्होंने काम किया और वह, मैं उनके लिए बार बार यह कहता हूं कि नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, न भरत उपवास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे कैलाश में ईश्वर है तो वो है विश्वास में। वो विश्वास उन्होंने जनता के मन में स्थापित किया कि कोई राजनेता जो उच्च पद पर आसीन है वह कोई भी अनैतिक समझौते नहीं करेगा। वह हर एक योजना
जो वो ग्रामीण क्षेत्र की कोई योजना हो, चाहे हमारी महिलाओं को लेकर कोई योजना हो, चाहे युवाओं को लेकर योजना हो, उसको नीचे स्तर तक उतारने का उन्होंने काम किया है। उदाहरण के तौर पर मैं कई बार लोग रोजगार को लेकर प्रश्न खड़ा करते हैं। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से 10,000 से ज्यादा इकाइयां खड़ी हुई और उससे करीबन 13 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए गए। इस लखनऊ के जिस इन्वेस्टर समिट की चर्चा यहाँ पर बार बार हो रही है, अगर वह जमीनी स्तर पर सारे के सारे आ जाएं तो 92 लाख रोजगारों का सृजन होगा। साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आप चले जाइए तो खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्रालय ने 5,000 से ज्यादा इकाइयां खड़ी और जो जॉब जनरेट की हैं दैट इज मोर देन 1 लाख। और साथ ही साथ मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि प्रधानमंत्री बार बार वर्चुअल बैठक लेते हैं और उसके माध्यम से भी हमारे लोगों को, हमारे युवाओं को ऑफर्स लेटर देने का काम करते हैं। और महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि उन्होंने एक स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन बुलाया और उसमें हमारे महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में मिले, उनको 33% आरक्षण देने का काम किया है। उस 33% आरक्षण के लागू होने का इंतजार हर एक महिला को भी है ताकि वो प्रतिनिधित्व कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज जी, इस समय देने के लिए और उत्तर प्रदेश की प्रगति पर अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां नीरज सिंह जी के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। प्लीज।